हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ प्रीलिम हो चुका है और आप काफ़ी रिलैक्स हो गए, लेकिन रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएस एग्ज़ाम है, इसमें आपको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमेशा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वेदर आई मस्ट टेल यू रिक्वायर टू बी प्री एक्टिव। पहले से सक्रिय रहिए, क्योंकि ऑन टाइम और उसके बाद चिंतन का कोई ज़्यादा गुंजाइश यहाँ नहीं बनता है। तो सिविल सर्विस मेंस को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दिसंबर में होने वाला है, अब हमारे पास काफ़ी समय है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं प्रतिदिन आपके साथ मुखातिब होऊंगा, किसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा, एक दो क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लिख सकते हो और मुझे पोस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ही अनडिफाइंड होता है, उसका बहुत डिफिकल्ट होता है उसके बारे में सटीक प्रिडिक्ट करना, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। उसका सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वह अपना पैटर्न सेट करता है और किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। दूसरे एग्जाम यूपीएससी का फॉलो करते हैं, इसलिए दूसरे एग्जाम को मैनेज करना आसान है यूपीएससी के मुकाबले। यूपीएससी को डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हर समय हर तरीका से अपने हिसाब से मैनेज करते रहता है। जैसे इस बार प्रीलिम देखा होगा आपने, तो देखा होगा कि करंट क्वेश्चन बिल्कुल गायब कर दिया और ट्रेडिशनल बेस पर क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसा हमेशा होते रहता है, इससे कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग, जैसे कि आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत ही ओपन सब्जेक्ट है, बहुत ही से पोटेंशियल वाला सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो तो देखोगे आपके काम का प्रतिदिन कुछ ना कुछ न्यूज रहता ही रहता है, और वो आपके एग्जाम के लिए डिफिकल्ट या चुनौती उत्पन्न करता है, नए संभावनाओं को जन्म देता है। तो आप जितने अपडेट रहोगे, जितने बेहतर रहोगे, जितने करंट रहोगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि मैं मतलब आप जानते भी हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम वैसे तो जितने अर्थ में चाहे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन चार अर्थ में परिभाषित करते हैं। पहला, लोक प्रशासन एक विषय जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा, लोक प्रशासन एन एक्टिविटी जहाँ आप जा रहे हो और जहाँ आपको काम करना है। तीसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन और विजिबल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार प्रशासन के माध्यम से ही काम करती है और सरकार का दृश्य भाग या कार्यात्मक अंग है। और चौथा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैरियर के रूप में चुना है, प्रोफेशन के रूप में चुना है। मतलब आपको लोक प्रशासन में जाना है और अभी जो भी उम्र निर्धारित है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक या 58 वर्ष तक आपको लगातार इस पद पर, विभिन्न पदों पर रखकर काम करना है। आपके पूरे जो रोजगार का जो काम करने योग्य वर्ष होते हैं वह सब लोक प्रशासन में बिताना है या फिर आपको रिटायर होना है। इस प्रकार लोक प्रशासन को हम चार अर्थ में लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपके साथ हमारे ताल्लुकात लोक प्रशासन के विषय को लेकर है। तो लोक प्रशासन विषय में देखते हो तो दो सेक्शन होता है या पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और पेपर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 1 यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे हम लोग थ्योरी के पोर्शन पर वर्कआउट करते हैं। इसमें हम लोग जनरल परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग यूनिवर्सल परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करेंगे, इसमें हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग कह सकते हो नॉर्मेटिव संदर्भ करेंगे। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसमें आदर्शात्मक पक्ष पर ज़्यादा थ्रस्ट होता है। जैसा कि आप जानते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, मैनेजमेंट किसे कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों कंपोनेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों जुड़ते हैं तो प्रशासन बनता है। यो मान लो कि संगठन जो हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका स्ट्रक्चर हुआ और मैनेजमेंट उसका एक्टिविटी या प्रोसेस हुआ, समझ रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम मानते हैं यदि, तो ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर हो गया और उसका मैनेजमेंट क्या सॉफ्टवेयर हो गया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा एक सिस्टम के रूप में। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट खत्म है तो भी कोई काम का नहीं, और मैनेजमेंट है
और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं है तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो दोनों को मिलकर जो व्यवस्था बनता है उसे प्रशासन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। समटाइम यू फाइंड दैट देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी में काफी दफा क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो गवर्नेंस क्या हुआ? गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कह सकते हो शीर्षक हिस्सा हुआ जो नेतृत्व कर रहा होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था होता है, जिसके हाथ में शासन का बागडोर होता है, समझ जो सत्ता का प्रबंधन करता है, सत्ता का आवंटन करता है, नीति निर्माण करता है, प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है, उसको गवर्नेंस कहते हैं। और नीचे क्या होता है? मैनेजमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ। मैनेजमेंट कौन है? जो बीच में है, जो गवर्नेंस से सत्ता लिया, उनके अधिकार कार्य लिए और अपने नीचे मातहत के द्वारा उसका क्रियान्वयन करेगा। और ऑपरेशन कहाँ होता है? ग्राउंड लेवल पर होता है, ग्रास रूट लेवल पर होता है। और तीनों को मिला देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हुआ गवर्न। एक अगर व्यापक अर्थ में हम प्रशासन ले तो प्रशासन में ही हम लोग गवर्नेंस को, ऑपरेशन मैनेजमेंट को और इसको ले सकते हैं, ऑपरेशन को ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसमें सरकार के तीनों अंग और उनके बीच अंतर संबंध और नौकरशाही सब का अध्ययन करना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रशासन कई प्रकार का हो सकता है, प्राइवेट और पब्लिक। और प्राइवेट पब्लिक हुआ जो सरकार के ढांचा में और जो निजी हाथों में काम करता है उसको प्राइवेट कहते हैं। समझ रहे? इसका काम होता है सेवा करना, कल्याण करना। ये जनता का पैसा से चलता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे पुलिस विभाग लो, कल्याण विभाग लो, ये सब लोग प्रशासन का उदाहरण हुआ। और निजी प्रशासन किसको कहते हैं? रिलायंस को लो, टाटा को लो, ये सब क्या है? निजी स्वामी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें पैसा किसका होता है? निजी लगा होता है। इसमें जनता के प्रति नहीं बल्कि स्वामी के प्रति जवाबदेहिता होती है। इसमें व्यावसायिकता और मुनाफे के तत्व होते हैं। इन दोनों के बीच में आज के तारीख में एक ऐसा प्रशासन भी आ रहा है जिसको आप सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसको हम आम बोलचाल में सिविल सोसाइटी कहते हैं। इसमें एनजीओ आते हैं, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ये ढांचा तो प्राइवेट है लेकिन काम इनका कैसा होता है? पब्लिक जैसा होता है। यानी सरकारी उद्देश्य या लोक उद्देश्य से काम करते हैं लेकिन स्वरूप इनका निजी होता है। तो अभी लेकिन सिलेबस में हम लोगों ने सोशल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरजीह नहीं दिया है। अभी हम लोग मोटा मोटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पर ही वर्कआउट करते हैं और इन दोनों के बीच संबंधों पर अक्सर क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो शुरुआत होगा तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन भी हर साल यूपीएससी पूछता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन का नेचर क्या होता है, लोक प्रशासन का स्कोप क्या है, लोक प्रशासन की इम्पोर्टेंस क्या है। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस महीने में। मीनिंग, क्योंकि लोक प्रशासन ओपन सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, हमेशा चेंजिंग स्वरूप का है, इसलिए इसका मीनिंग भी थोड़ा हमेशा गतिशील स्वरूप का रहता है। और कोई भी ऐसा डिफिनेशन लोक प्रशासन का आपको नहीं मिलेगा जिसको आप कह सके कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण परिभाषा है। समझ रहे? अभी जैसे देखा होगा आपने 2008 में जो मीनोब्रुक सम्मेलन तृतीय हुआ था उसमें भी इस बात का संकल्प लिया गया था कि लोक प्रशासन का नई परिभाषा ढूंढा जाए जो नए परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन को डिफाइन कर सके। लेकिन जो भी हो, एक बात के लिए बिल्कुल तय है कि नो डिफिनेशन इज कंप्लीट, नो डिफिनेशन इज परफेक्ट। जैसे कि वाल्डो का स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि लोक प्रशासन को अगर आप मतलब कह सकते हैं ना, मतलब परिभाषित करते हैं कुछ शब्दों में या कुछ पंक्तियों में, तो ये आपका मानसिक दिवालियापन दर्शाता है, ना कि बुद्धिमत्ता दर्शाता है। ये बहुत ओपन ट्रैक है सब्जेक्ट, बहुत कह सकते हैं कि व्यापक सब्जेक्ट है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। नेचर का मतलब क्या होता है? इसका बेसिक स्वरूप क्या होता है? लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है? लोक प्रशासन क्या मैनेजमेंट जैसा है? क्या लोक प्रशासन कह सकते हो राजनीति विज्ञान है? क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? क्या लोक प्रशासन कला है? क्या लोक प्रशासन दर्शन है? आप जब किताबें पढ़ो, किताब पढ़ेंगे
हिंदी मीडियम में तो खास तौर पर इतने विचारधाराएं आ जाती है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि वह किस चीज का अध्ययन कर रहा है। रिमेम्बर, आप पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। वैसे तो सिलेबस में यूपीएससी का नेचर है नहीं, उसको हटा दिया है, लेकिन अगर आपको इस बात को समझना भी हो तो आप समझिए कि लोक प्रशासन का नेचर का मतलब होता है, लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है, लोक प्रशासन का फितरत क्या होता है, लोक प्रशासन का बुनियादी पहचान क्या होता है, लोक प्रशासन लगता कैसा है, क्या सब लोक प्रशासन एक ही जैसे होते हैं, क्या पुलिस प्रशासन, कल्याण प्रशासन ये सब एक जैसे हैं, या फिर क्या कल्याण प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलग अलग है। इन्हीं सबका व्याख्या करता है जो विभिन्न विचारधाराएं, जैसे आप देखते हो प्रबंधकीय विचारधारा, वो कहता है सब प्रशासन एक जैसे होते हैं। एकीकृत विचारधारा है जो कहता है कि नहीं, सब प्रशासन अलग अलग होते हैं क्योंकि सबका विषय वस्तु अलग होता है। लेकिन उन सब के बजाय आज देखो लोक प्रशासन इकोलॉजिकल है। इकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, परिस्थिति से निर्धारित प्रभावित होता है, इसलिए लोक प्रशासन का प्रकृति एक जैसा हो ही नहीं सकता है। भारत का लोक प्रशासन, बांग्लादेश का लोक प्रशासन, पाकिस्तान का लोक प्रशासन, अमेरिका का लोक प्रशासन अलग होगा ही होगा, क्योंकि सब जगह पर स्थिति परिवेश अलग अलग है। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब विषय कितना दूर तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं, विषय के फैलाव कहाँ तक है, कौन कौन सा चीज इसके दायरे में आते हैं। यहाँ पर जब हम प्रकृति और क्षेत्र का डिफिनेशन डिफाइन करेंगे तो दो अर्थों में लेंगे, विषय के रूप में और व्यवहार के रूप में। तो जैसा कि आप देखोगे विषय और व्यवहार दोनों अलग अलग नहीं है, व्यवहार का ताल्लुका विषय से है। व्यवहार में जैसे से बदलाव आते जाएगा, विषय में अपने आप बदलाव आते चला जाएगा। जैसे हम व्यवहार में आज लोक प्रशासन के अंतर्गत किसी कार्य को शामिल करते हैं तो देखोगे कि कालक्रम में विषय में भी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, बदलाव आते रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होने लगा, एक टॉपिक ही बन गया, एक पेपर बन गया, इसका नाम ई गवर्नेंस हो गया। पिछले दिनों देखा आपने मैन मेड और नेचर बेस्ड बहुत सारे आपदाएं आ गई, तो उसके कारण क्या हुआ, आपदा प्रबंधन एक नया टॉपिक जुड़ गया। तो इस प्रकार आप देखो स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है आगे वाले सिलेबस में आप लोग का स्किल डेवलपमेंट एक टॉपिक ही हो जाएगा किस तरह से। और इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब किसी चीज का अगर प्रासंगिकता होगी तो उसका महत्व भी होगा, जिसकी प्रासंगिकता नहीं होगी उसका महत्व भी नहीं होगा। आज जैसे देखते होंगे मैनुअल टाइपराइटिंग मशीन का कोई सिग्निफिकेंस प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए उसका महत्व भी नहीं है। आज मोबाइल का, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है, इसलिए उसका महत्व भी ज्यादा है। यानी जो जितना ज्यादा काम करेगा, जो जितने भूमिकाओं का निर्वहन करेगा, उतना ज्यादा प्रासंगिक होगा और उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे आज के तारीख में मोबाइल, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथा नंबर पे सीधे मोबाइल आता है। क्यों, मोबाइल आपका केवल एक टेलीफोन व्यवस्था नहीं है, सूचना तंत्र नहीं है, बल्कि यह म्यूजिक सिस्टम, घड़ी, कैलकुलेटर, टीवी, मोबाइल, रेडियो सब है। वो सब आपके स्टोरेज डाटा बेस है, पूरा व्यवस्था आपका मैनेज करता है। छोटा सा डिबिया टाइप का, डिब्बा टाइप का व्यवस्था, समझ रहे, आपका पूरा संसार उसकी है, तो इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल आज के तारीख में अगर देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप जानते हो कि लोक प्रशासन विषय के रूप में कब आया था, 1887 में आया था। और वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति लोक प्रशासन के जनक है, उन्होंने लोक प्रशासन का विषय के रूप में डेवलप करने का श्रेय प्राप्त है। तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचारों पर आधारित लोक प्रशासन को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्रो विल्सन के विचारों में लोक प्रशासन या फिर लोक प्रशासन या फिर पारंपरिक लोक प्रशासन भी कह सकते हो, वह तत्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। खासतौर पर अमेरिका में ये डेवलप हुआ है। अमेरिका में उस दौरान 1825 में स्पॉयल सिस्टम शुरू हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति जैक्सन द्वारा। स्पॉयल सिस्टम को हिंदी में हम लोग लूट प्रणाली कहते थे, जिसमें होता क्या था कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन कर दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, लूट खसोट की स्थिति बनी हुई थी, अस्थिरता था, अनिरंतरता का अभाव था, समझ रहे।
तो उसके कारण बड़े पैमाने पर क्षति हो रही थी, बड़े पैमाने पर उपेक्षा हो रहा था, योग्यता का कदर नहीं था, राजनीतिक झंडा ढोने वालों को नौकरी मिलता था, प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं था, लोकतंत्रियता का कोई मतलब नहीं था। आपको पता होगा 1881 में अमेरिका में एक बेरोजगार युवक जॉर्ज गैट्यू ने तत्कालिक राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर डाली। तो 1883 में पेंडल्टन अधिनियम द्वारा अमेरिका में योग्यता प्रणाली या प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली आरंभ हो गया। और फिर 1887 में वुडरो विल्सन ने एक आर्टिकल लाया था जिसका नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण अवधारणा लाया था कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। राजनीति का काम नीति निर्धारण करना, प्रशासन का काम नीति क्रियान्वयन करना, और उसी आधार पर लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में उभरने का मौका मिला। उस दौरान अमेरिका में दक्षता का प्रभाव जरूरत था, दक्षता का मांग चल रहा था। 1900 से 1950 तक जितने भी डेवलपमेंट हुए सब दक्षता को केंद्र बिंदु पर रख के डेवलप हुए, इसलिए लोक प्रशासन का विकास भी इस दिशा में दक्षता को केंद्र बिंदु पर रखते हुआ। और जितने भी थ्योरी, जितने भी अप्रोच, जितने भी कंसेप्ट डेवलप हुए सब दक्षता को ही फोकस करते हैं। वैसे तो ये लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं है, वैसे तो सिलेबस में हम लोक प्रशासन में नहीं रखते हैं, जैसे टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, हेनरी फेयल का प्रशासनिक सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, पोस्ट कोर, ये सब के सब अल्टीमेटली किसको फोकस कर रहे हैं? दक्षता को फोकस कर रहे हैं, मितव्ययता को फोकस कर रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर 1887 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ और करीब वो चला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परिस्थितियां बदल गई, उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, पुलिस राज का दौर समाप्त हो गया, और उसके जगह क्या अपना लिया गया? लोक कल्याणकारी राज अवधारणा अपना लिया गया। और उससे परिस्थितियां और भी नए तरह के परिस्थितियां उभरी। अमेरिका में तत्कालिक परिस्थितियां जैसे बेरोजगारी, श्वेत अश्वेत विवाद, हिंसा, राजकोषीय बदहाली वगैरह ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसे नवलोक प्रशासन कहते हैं। नवलोक प्रशासन को आप वाल्डो के व्यू में लोक प्रशासन समझ सकते हो। इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या था? अमेरिका के तत्कालिक परिस्थितियां और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें दक्षता पर बल नहीं देना था, प्रभावकारिता पर बल देना था, सामाजिक परिवर्तन पर बल देना था, न्याय पर बल देना था, प्रासंगिकता पर बल देना था, मूल्य पर बल देना था। तो ये एक नया सेटअप लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया जिसमें गोल और एंटी गोल दोनों थे। तो गोल क्या था? समानता। गोल क्या था? परिवर्तन। गोल क्या था? मूल्य। गोल क्या था? नवाचार, अभिग्राही। और प्रति लक्ष्य एंटी गोल क्या था? तो नौकरशाही, पद सोपान, आर्थिक मानव, ये सबको आप लोगों ने क्या माना था? प्रति लक्ष्य माना था। इसी को लेकर लोक प्रशासन वर्कआउट करना शुरू किया। कब? 1968 से। और उसको हम लोग वुडरो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन कर सकते हैं, डिवाइड वेल्डो के विचार में, या फिर फ्रैंक मैरिनी के विचार में लोक प्रशासन कह सकते हैं, या नव लोक प्रशासन, या कल्याण केंद्रित लोक प्रशासन कह सकते हो, जो 1968 से शुरू हुआ। ये चला काफी दिन, लेकिन 90 के दशक के बाद फिर परिस्थितियां बदल गई। 80 के दशक में ही उत्तरार्ध में सेकेंड हाफ ऑफ 1980s परिवर्तन होना शुरू हो गया। अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में उस समय प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन थे। उस समय आप देखते हो समाजवादी व्यवस्था का विघटन हुआ, वो यूएसएसआर का टूट गया, समझ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया और बहुत रोमानिया, पोलैंड वगैरह में समाजवादी व्यवस्था बदल गई, और इधर यूरोपियन कम्युनिटी का निर्माण हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाफ्टा, साफ्टा जैसे ध्रुवीकरण हुआ, आर्थिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, और एक नई व्यवस्था जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसने एक नया सेटअप को जन्म दिया, जिसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं। नौ लोक प्रबंध, चूंकि इसको डेवलप ऑसबॉर्न और गेवलर किया है, तो इसी विचार में लोक प्रशासन कह सकते हो। इसमें दक्षता और मितव्ययता और प्रभावकारिता तीनों पर बल दिया गया है। इसमें 3 E's पर बल दिया गया है। इसमें गवर्नेंस पर बल दिया गया, और गवर्नेंस भी क्या? वी डोंट नीड मोर गवर्नेंस, वी नीड बेटर गवर्नेंस। मतलब प्रबलवाद हावी रहा, समझ रहे हैं। उदारीकरण का मतलब होता है
अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। निजीकरण का मतलब होता है लोक उपक्रमों का स्वामित्व निजी हाथों में सौंप देना। और वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? देश के अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना। इन तीनों ने मिलकर एक नए युग का शुरुआत किया, जिसे नौ लोक प्रबंध कहते हैं। समझ रहे हैं? जिसमें मैं आपको बता दूं, राज्य का समझ रहे हैं और अर्थ मतलब कह सकते हैं बाजार का जो भूमिका होता है समाज के संदर्भ में, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। राज्य को अधिक भूमिका देने या राज्य की भूमिका कम करने और बाजार की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया गया। इस तरह से आप देखते हो 1992 में नौ लोक प्रबंध का प्रभाव व्यापक रहा। ठीक है, फिर आप 2000 जब 21वीं सदी में प्रवेश करिए, नौ लोक प्रबंध के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ, श्रेष्ठ अभिशासन के साथ। श्रेष्ठ अभिशासन जो गवर्नेंस का कंसेप्ट था वो 1992 में आया, विश्व बैंक द्वारा दिया गया। विश्व बैंक को लगा कि गिरते विश्व के देश में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी का, राजकोषीय बदहाली का, भ्रष्टाचार का, उसका मेन वजह है गवर्नेंस, इम्प्रॉपर गवर्नेंस, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। जितना गवर्नेंस होना चाहिए उतना गवर्नेंस है नहीं, जैसा गवर्नेंस होना चाहिए वैसा गवर्नेंस नहीं है। इसलिए विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया और 7 पॉइंट बताया कि ये सब शासन में होना चाहिए। जैसे नियमित चुनाव होना चाहिए, जैसे कि जिससे कि राजनीतिक वैधता प्राप्त हो, समाज के सभी जाति धर्म वर्ग को शासन में भागीदारी हो, विधि का शासन हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, राजनीतिक जवाबदेहिता हो, प्रशासनिक सुधार हो, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सब समाज की भूमिका हो। तो श्रेष्ठ अभिशासन उसी समय 1992 में चला। और उसी समय आप देखते हो विकासशील देशों में एक पैरेलल व्यवस्था चल रहा था। जैसे जब अमेरिका जैसे देशों में 1960 के दशक में 9 लोक प्रशासन, लोक विकल्प उपागम जैसे नए आगंतुक आए, नए कंसेप्ट आए, तो विकासशील देश जैसे भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, वहाँ विकास प्रशासन आया। तो वो हम लोग अमेरिका में 9 लोक प्रशासन और भारत में विकास प्रशासन। 9 लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन पर फोकस था और विकास प्रशासन में विकास पर फोकस था। क्लियर है? वैसे दोनों में पर्याप्त समानता थी, थोड़ा अंतर भी था, क्योंकि वो उस देश दोनों का परिस्थिति अलग होता है, दोनों का स्वरूप अलग होता है। तो निश्चित रूप से विकास प्रशासन और 9 लोक प्रशासन पर्याप्त मात्रा में समान होने के बावजूद भी अलग अलग है। ठीक है, ये कंसेप्ट लोक विकल्प उपागम किसको कहते हैं? ये भी यूपीएससी में कई दफा क्वेश्चन आता है। लोक विकल्प उपागम को अंग्रेजी में पब्लिक चॉइस अप्रोच कहते हैं। ये नौकरशाही उपागम के प्रतिकार स्वरूप आया है। ये नौकरशाही का खंडन करता है। ये नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करता है। ये संस्थागत बहुलवाद की बात करता है। इसका मानना है कि नौकरशाही व्यवस्था सही है लेकिन अपर्याप्त है। यह जनता के विभिन्न आवश्यकताओं को विभिन्न तरीका से पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जनता के पास संस्थागत विविधता होनी चाहिए, उसके पास विकल्प होने चाहिए, और जितना ज्यादा उसके पास विकल्प होगा ज्यादा संतुष्टि महसूस करेगा। जैसे आपको याद होगा 1990 के पहले आप देखते अकेला दूरसंचार विभाग होता था जो दूरसंचार सेवाएं देता था। समझ रहे? अकेला इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया होता था जो हवाई सेवाएं देता था। समझ रहे? उसके बाद कैसे अकेला सरकारी बसें होती थी जो सरकारी यातायात परिवहन सेवाएं देता। लेकिन 90 के दशक में प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन हुआ, प्राइवेट ऑपरेटर्स को, पहले LIC अकेला था, आज बहुत सारे LIC में आ गए, तो इस प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर में आ गए। तो कहने का मतलब हुआ कि पब्लिक के पास आज बहुत सारा विकल्प है, अपने टेस्ट के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, अपने प्रायोरिटी के अनुसार वस्तुओं को चूज कर सकता है। इस कारण क्या हुआ, आज बहुत ज्यादा पब्लिक सेटिस्फाई इस मायने में है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। उसको अपने बजट, अपने चॉइस, अपने उसको डोर स्टेप पर सर्विसेज मिल जाता है। आज के तारीख में उसे टेलीफोन लेना है तो उसको दूरसंचार विभाग का चक्कर लगाना नहीं है, किसी कंपनी वाले को बोलेगा, घर पे लाके उसको सिम दे देगा, कनेक्शन दे देगा,
होता कि नहीं होता। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच हुआ नौकरशाही प्रशासन के बिल्कुल उलट जो लोकतांत्रिक प्रशासन है, जिसमें जनता को एकाधिक विकल्प देने की संकल्पना है। ठीक है, तो आप 21वीं सदी में जब प्रवेश किए थे तो 9 लोक प्रशासन था, 9 लोक प्रबंध जो बाद में बन गया, फिर आप 9 लोक विकल्प उपागम हुआ, फिर आप कह सकते हो ई गवर्नेंस हुआ। ये सब के साथ हम 21वीं सदी में प्रवेश किए। जब 21वीं सदी में प्रवेश किए तो फिर धीरे धीरे एक और मुद्दा गरमाया। उस मुद्दा का नाम है राइट इश्यूज, अधिकार मुद्दे। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हुआ है वैसे वैसे जनता के अधिकार महत्वपूर्ण होते गए हैं, और आज ये माना जाने लगा है कि प्रशासन यदि जनता को सेवा दे रही है तो प्रशासन जनता पर उपकार नहीं कर रही है, बल्कि ये जनता का अधिकार है सेवा लेना। तो इस प्रकार आप देखते हो 90 के दशक के वही 2021वीं सदी बहुत सारे अधिकार के रूप में दिया गया। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, समझ के जन शिकायत निवारण का अधिकार, सेवा का अधिकार, और अभी तो बहुत सारे और भी अधिकार लाइन में खड़े हैं जो मतलब महत्वपूर्ण सूचना देखते हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा व्यक्ति का अधिकार, समझ रहे पारदर्शिता का अधिकार, ये सब कितना पावरफुल हो गया है। समझ रहे फंडामेंटल राइट्स पर इतना दबाव इस बात को बल देता है कि राइट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो राइट इश्यूज के आगमन की वजह से एक नए कंसेप्ट का प्रादुर्भाव हुआ, इसको न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच कहते हैं, इसको 9 लोक सेवा उपागम कहते हैं, जिसकी संकल्पना है कि जनता को प्रशासन द्वारा सेवा किया जाना जनता का अधिकार है, ना कि प्रशासन का उपकार। समझ रहे कि नहीं समझ। जैसे आप देखते होंगे 9 लोक प्रबंध में इंडिविजुअल के साथ अभिग्राही के रूप में व्यवहार करना था, ग्राहक के रूप में व्यवहार करना था। तो ग्राहक जहाँ आया सहायता, मुनाफा, ये सब चीज आ जाता है। समझ, तो उस परिस्थिति में विभेदात्मक व्यवहार हो जाता है, लूट खसोट शुरू हो जाता है। उसी को डिस्कार्ड करते हुए, उसी को ड्रॉप करते हुए, उसी को चैलेंज करते हुए लोक विकल्प उपागम, 9 लोक सेवा उपागम जो मानकर चलता है कि नागरिक बहुमूल्य है, नागरिक जनता जनार्दन है, और जनता को आपका सेवा करना आपका धर्म है। समझ रहे, और उसी के हिसाब से आज न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हो ना, बिहार, भारत, सब जगह देख रहे हो, विश्व स्तर पर देख रहे हो कि जनता का अधिकार कितना महत्वपूर्ण होता है, और एक एक व्यक्ति के इशू पर पूरा देश का राजनीति गर्मा जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में उलटफेर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के तारीख में होते जा रहा है। अधिकार मुद्दे आज जैसे एनजीटी, पिछले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कितना पावरफुल हुआ, किस तरह से, कारण क्या है, पर्यावरण संरक्षण। तो अभी देख रहे हो ये पराली जलाने वाली बात होती है, और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पेपरबाजी शुरू हो गया। समझ रहे कि दिल्ली आने वाले दिनों में डेंजर जोन में जाने वाला। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये आज के तारीख में महत्वपूर्ण हो कि हर आदमी को स्वच्छ जीवन, साफ सुथरा जीवन, शुद्ध पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार है, बेसिक अधिकार जो सरकार को प्रोवाइड करना है। सब तो इस हिसाब से वर्कआउट करती है। पूरा का पूरा स्कैन हुआ टॉपिक का, जिसमें आपको जैसे देखो, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी का सिलेबस देखोगे तो देखोगे यूपीएससी का सिलेबस 9 लोग, बीपीएससी का सिलेबस 9 लोग प्रशासन पर आकर खत्म हो गया, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। लेकिन बीपीएससी में बहुत आगे टॉपिक बढ़ते चला जाता है, और फिर ऐसे 9 लोग प्रबंध आ जाता है, लोक विकल्प उपागम आ जाता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि का लोक प्रशासन पर प्रभाव आ जाता है, गुड गवर्नेंस आ जाता है। तो इस टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएससी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से ज्यादा है बीपीएससी के तुलना में। आपको वैसा ही पैकेज, वैसा ही अप्रोच, वैसा ही दृष्टिकोण लेकर तैयारी करना पड़ेगा। खासतौर पर जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं उनके समझ और भी दबाव रहता है। दबाव क्या रहता है, उनके पास पूरा मटेरियल नहीं मिलता है, उनको सही गाइडलाइन मायने में नहीं मिल पाता है जो यूपीएससी अपेक्षा करती है स्टूडेंट से। तो बट नेचुरल है कि अंडर प्रिपरेशन पर अब अगर आप एग्जाम दोगे तो अंडर परफॉर्मेंस होगा और रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको पोस्ट एक्टिव नहीं होना है, ऑन एक्टिव भी नहीं होना है,
बल्कि प्री एक्टिव होना है। अभी समय शुरू हुआ है, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं तो कहूँगा अभी से चालू हो जाओ प्रिपरेशन करना, टेस्ट देना, राइटिंग स्किल डेवलप करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना। हिंदी मीडियम से एग्जाम देना है तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप जो है मतलब अंग्रेजी से परहेज करें। आप अपनी अंग्रेजी को इतना डेवलप करें कि आप जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी किताब पढ़ सकें, अंग्रेजी आर्टिकल देख सके, अंग्रेजी में 2-4 लाइन बोल सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का स्वरूप आप जैसा कि जानते हो कि भारत में विविध संस्कृति है, विस्तार बहुत विस्तार फैला हुआ देश है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में हिंदी बोला जाता है, लेकिन सब काम, आधिकारिक काम में अंग्रेजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमारी विडम्बना बोलो, हमारी समस्या बोलो, हमारे लिए इसको संभावना बोलो, जो बोलो, लेकिन अंग्रेजी आज भी बना हुआ है। और आज आपको, आपकी रणनीति को, आपके तैयारी को, आपकी सफलता को चुनौती दे रहा है। तो इस परिस्थिति में हार कर बैठ जाना ये तो कोई बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप करना ये भी कोई बात नहीं है। तो जरूरत किस बात का है? जरूरत इस बात का है कि आप अपना पोटेंशियल डेवलप करो, अपना कैपेसिटी डेवलप करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, समझ, अपना एप्टीट्यूड बढ़ाओ, और फिर उसी हिसाब से तैयारी करो। तो मैं आज आपको बतला रहा था कि लोक प्रशासन का सेक्शन में वर्चुअली इंट्रोडक्शन टॉपिक से काफी क्वेश्चन आता है मेरे पास। जैसे मैंने पिछले साल कलेक्ट किया 2019 में और 2018 में ऐसे क्वेश्चन आया है। 2018 क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज इट मीन दैट the scope of public administration is boundaryless? Explain। 2018 क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? लोक प्रशासन विषय का विषय क्षेत्र किस चीज द्वारा निर्धारित होता है कि प्रशासनिक प्रणाली क्या करती है, प्रशासनिक प्रणाली क्या काम करती है, उस पर लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या होता है, निर्धारित होता है। जैसे प्रशासनिक प्रणाली आपदा प्रबंधन कर रही है, प्रशासनिक प्रणाली कोरोना महामारी से निपटने का प्रयास कर रही है, प्रशासनिक प्रणाली लॉकडाउन मैनेज करने और अनलॉक करने की व्यवस्था कर रही है। और वही क्या करेगा, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। तो चूंकि ये अभी कोरोना अभी आया, पहले तो कोरोना नहीं था। 1900 आज से अगर 1 साल पीछे चलो तो कोरोना के बारे में कोई जानता भी नहीं था, लॉकडाउन के बारे में कोई सुना भी नहीं था, अनलॉक क्या होता है ये भी कोई नहीं जानता था। तो ये अभी आया और 2022 में 21 में हो सकता है कुछ नया और भी चीज हो जाए जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। तो बट नेचुरल है कि बट ये इसका स्कोप क्या होता है, इसका विषय क्षेत्र क्या होता है, ये एवर एक्सपेंडिंग है, हमेशा विस्तारशील है, हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ते रहता है। ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन होते रहता है। इसका ये तो बिल्कुल सही है कि लोग एक बार यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन आया था कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर एक्सपेंडिंग, यानी लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या होता है, एवर एक्सपेंडिंग। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, एनपीएस अप्रोच इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स प्रीडिसेसर एनपीएम। लोग कहता है 9 लोक सेवा उपागम, इसके पहले जो 9 लोक प्रबंध उपागम आया था उसका सुधार, उससे सुधार है। बट नेचुरल है कि ये 1992 आया, 2004-05 में आया। इसमें जनता को अभिग्राही समझा गया, इसमें जनता को नागरिक समझा गया है, इसमें मार्केट व्यवस्था पर वर्कआउट किया गया है, इसमें राज्य व्यवस्था पर फोकस किया गया है, समझ रहे। इसमें आपका प्रबंधवाद ज्यादा हावी है, इसमें लोक नीति, लोक प्रशासन, लोक हित हावी है। इसी को फोकस करके ये डेवलप किया है और ये उसमें इम्प्रूव किया है, सप्लीमेंट किया है, उसे ज्यादा डेमोक्रेटाइज बनाया है, ज्यादा सेंसिटिव बनाया है, ज्यादा कंप्लीट बनाने की कोशिश किया है। और ये संदेश दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक फर्स्ट पार्टी है और एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी का मतलब क्या हुआ कि लाभार्थी पब्लिक है और उसी को केंद्र बिंदु पर रखकर आपको फोकस करना है। जनता जनार्दन है,
उसका हित सर्वोपरि है। समझ रहे, उसका हित किसी भी परिस्थिति में चाहे कोई भी रीजन हो वो सबऑर्डिनेटेड नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और उसी को तरजीह देते हुए 9 लोक सेवा उपागम डेवलप किया गया। क्लियर है? तो उसमें सप्लीमेंट करता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट डायमेंशन जोड़ता है, समझ रहे, उसको पूर्ण बनाता है। समझ रहे, आप जनता को कंसर्न पर विचार तो किया कि जनता का हित होना चाहिए, जनता का लाभ मिलना चाहिए, जनता को बेहतर चॉइस मिलना चाहिए, लेकिन किस रूप में? फर्स्ट पार्टी के रूप में या सेकंड पार्टी के रूप में? फर्स्ट पार्टी के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पार्टी नहीं, आप सेकंड पार्टी हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेने वाला तो वो है और लेना उसका अधिकार है। फिर देखो 2019 में और भी क्वेश्चन आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीइन्वेंटेड बिकॉज इट इज कॉन्टेक्चुअल, कि लोक प्रशासन का जो होता है वह क्या होता है, हमेशा पुनर्खोज होते रहता है। जैसे 1987 में पुनर्खोज हुआ, 1968 में पुनर्खोज हुआ, 1992 में पुनर्खोज हुआ, 2005 में हुआ, क्योंकि ये कंटेक्चुअल है, मतलब परिस्थिति है, उसमें परिस्थिति कुछ था, फिर परिस्थिति कुछ हुआ, फिर परिस्थिति कुछ हुआ, फिर परिस्थिति कुछ हुआ। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलते रहती है, लोक प्रशासन अपने आप को ढूंढते रहता है, अपने आप को पुनर्परिभाषित करते रहता है। जैसा भी आप यहीं पर देख सकते हो किस प्रकार इसने समय अंतराल में अपने आप को परिभाषित किया है। समझ रहे, एक और क्वेश्चन इसने जो 2019 से पूछा है, इफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफ देयर इज एवर टू बी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि लोक प्रशासन का कभी विज्ञान बनता है, तो इट मस्ट डिराइव फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस बिहेवियर। यदि कभी भी, अभी नहीं कभी भी लोक प्रशासन का विज्ञान बनता है, तो उसे कहाँ से उत्पन्न होना चाहिए, कहाँ से उसको एड्रेस करना चाहिए, कि वह मनुष्य के व्यवहार को समझ सके। क्योंकि प्रशासन जो होता है वह मानवीय व्यवस्था से अलग नहीं, जैसा कि आप जानते हो। इस तरह को समझो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हम भारत के लोग, है कि नहीं? हम भारत के लोग ही ना इम्पोर्टेंट है। तो हम भारत के लोग किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? हम भारत के लोग भारतीय सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। हम भारत के लोगों की अपनी प्राथमिकता है, हम भारत के लोगों की अपनी आवश्यकता है। समझ रहे, हमारे कुछ मुद्दे हैं, समझ रहे, हमारे जो कह सकते हैं, हम भारत के लोग के जो आवश्यकता है, प्राथमिकता है, उससे भारतीय समाज के क्या तय होता है? प्राथमिकता तय होता है। समझ रहे, उसके मुद्दे निर्धारित होते हैं। क्लियर है? जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के वजह से महामारी हो गया, लोगों को बेरोजगारी हो गया, लोगों को मतलब सरकार उसको एड्रेस करने पर वर्कआउट करेगी नहीं। तो मैं आपको, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग के प्राथमिकता, आवश्यकता, ये सब क्या बनते हैं? समाज के मुद्दे बनते हैं। इन्हें, और यही जो समाज के मुद्दे होते हैं वो चुनाव के समय क्या बनते हैं? ये चुनाव के समय चुनावी नारा बनते हैं, घोषणा पत्र बनते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल इसी को पेश करती है, इसी को मुद्दे को मतलब एक आश्वासन के रूप में, एक वादा के रूप में, एक कमिटमेंट के रूप में प्रस्तुत करती है, जिस पर जनादेश मिलता है, जिस पर मतदान होता है, और जिसे जनादेश मिलता है वही सरकार बनाती है। अब सरकार सत्ता में आ गई, अब सत्ता के नीचे काम कर रहा है प्रशासनिक तंत्र। तो प्रशासनिक तंत्र किस चीज को काम करेगा? तो प्रशासनिक तंत्र काम करेगा राजनीतिक व्यवस्था के जनादेश का सम्मान के। जनादेश किसको सम्मान करेगा? घोषणा पत्र को। घोषणा पत्र किसको एड्रेस कर रहा है? समाज के मुद्दों को। और समाज के मुद्दे किसको एड्रेस कर रहा है? हम भारत के लोगों के व्यवहार को, हम भारत के लोगों के मुद्दे और प्राथमिकता को, आवश्यकता को। तो अगर जो कोई व्यवस्था व्यवस्थित होकर काम करना चाहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहता है, विज्ञान के माफिक काम करना चाहता है, तो उसे कोर इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। तो कोर इश्यूज में कौन है? हम भारत के लोग। तो जब तक हम भारत के लोग को आप ढंग से समझोगे नहीं, जब तक उसे डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप उसका ऑब्जेक्टिव व्याख्या नहीं कर पाओगे, तब तक आप साइंटिफिक अप्रोच से हमारी सेवा
नहीं कर सकते हो। सो दिस इज बेसिक थिंग यू रिक्वायर्ड टू डू, कि अगर लोक प्रशासन में कभी भी कोई विज्ञान डेवलप होता है तो उसको किस चीज को एड्रेस करना चाहिए, लोगों के व्यवहार को समझने का, उसको समय वहीं से उत्पन्न होना चाहिए। पहले लोगों के व्यवहार को समझे, उसका साइंटिफिक एनालिसिस करे, उसको विज्ञान के रूप में पढ़े, तो फिर अपने आप लोग प्रशासन का विज्ञान डेवलप हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन 2019 में फिर आया था, गवर्नेंस इज नाइदर ए पैराडाइम nor a panacea for all the ills of the government. It may be a more useful approach when other methods fall in providing public services. कहता है कि अभी शासन जो होता है वह कोई प्रतिमान नहीं है, और न ही सरकार के सभी समस्याओं का समाधान करने का उपाय है। यह एक उपागम है और उस समय ज्यादा कारगर होता है जब दूसरे जो व्यवस्था है, जो समाज को सेवाएं दे रहे हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराए, वह विफल हो जाती है। इसे देखो, ऐसे तो समाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, समाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाजार तंत्र है, लोगों के आस्था वगैरह को मैनेज करने के लिए क्या है, धार्मिक व्यवस्था है, न्यास वगैरह वगैरह है, आपका सोशलाइजेशन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, समझ रहे, उसके लिए परिवार उसका है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आप देखते होंगे बच्चों को संस्कृतिकरण करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था है, समझ रहे हैं। तो सब अपने अपने हिस्से काम करते हैं, लेकिन अगर वो जब फेल कर जाते हैं, वे अपने हिस्से काम नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को सही तौर पर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ज्ञान नहीं दे पा रहे, समाजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों का या लोगों का संस्कृतिकरण नहीं कर पा रहा है, अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा है, समझ रहे, या फिर कह सकते हो धार्मिक न्यास व्यवस्था लोगों को सही तौर पर सब जो उनके आस्था से संबंध पहलू उसको एड्रेस करने में विफल है। तो फिर अंत में किसको उतरना पड़ता है, सभी शासन को उतरना पड़ता है, सरकार को उतरना पड़ता है, सरकार को दखल अंदाजी करना पड़ता है, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार को रेगुलेट करना पड़ता है, सरकार को उनके हिस्से का काम अपने हाथ में लेना होता है। और आज देखो हर तरफ अब महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं का घर का सुरक्षा काम किसका है, सरकार का काम तो बाद में आता है, पहले तो परिवार का ना काम है कि नहीं। वस्तु सेवाएं जो बाजार में मिलते हैं ये प्रोवाइड करने का काम बाजार व्यवस्था का, लेकिन अगर विफल है तो राज्य को उतरना पड़ता है, राज्य शासन को उतरना होता है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि गवर्नेंस जो है कोई प्रतिमान नहीं है और न ही जादुई छड़ी है, बल्कि जब दूसरे व्यवस्था कमजोर पड़ जाते हैं, दूसरे व्यवस्था नहीं अपने हिस्से का काम कर पाते, तो ये उनके तुलना में थोड़ा बेहतर इफेक्टिव ढंग से काम करता है। जैसे देखते हो ना, जब जब आपदा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो या कंट्रोल नहीं हो पा रहा, समझ रहे, अंत में आर्मी का सहयोग लिया जाता है। कहीं पर मैं देखता हूँ अंतिम विकल्प क्या आर्मी का सहयोग लेते कि नहीं लेते, उनके पास व्यवस्था सॉलिड है, वो अपने से मैनेज करते हैं। क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। फिर कहता है क्वेश्चन और आया था 2019 में, विद द एंट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, विद द एंट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स इट स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन। कहता है कि लोग गुड गवर्नेंस यानी सुशासन अवधारणा के आगमन के बाद लोक प्रशासन विषय का जो राज्य का स्वरूप होता था, राज्य से जुड़ा हुआ रहता था, राज्य की पहचान लिए हुए होता था, वह थोड़ा कमजोर पड़ गया, छूट गया। इसका कारण साफ है कि गुड गवर्नेंस में फर्स्ट पार्टी को एड्रेस किया गया है, सेकंड पार्टी को एड्रेस नहीं किया गया है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टी को एड्रेस करने में, उसको बेहतर ढंग से सेवा देने में स्टेट के अलावे सिविल सोसाइटी या कोई भी और जो भी पार्टनर है उसको स्टेक होल्डर को शामिल करने की बात किया जाए। तो गुड गवर्नेंस के आगमन के बाद राज्य का लोक प्रशासन का जो विषय में जो राज्य का स्वरूप था कि लोक प्रशासन राजकीय प्रशासन है, ये थोड़ा कमजोर पड़ा है और इसमें सब समाज और उसके प्राइवेट सेक्टर्स और सब लोग को एंट्री का मौका मिला है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि गुड गवर्नेंस इज ब्रॉड concept which brought public administration from the narrow domain and it has approached or brought close to public
aspiration. It also incorporated several partners or stakeholder in governance, no matter it is state nature or non-state nature. So this is the basic point. Clear है? There is no confusion. फिर 2019 में क्वेश्चन और था, हैज एनपीएम फेल्ड इन प्रमोटिंग ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एज ए सिटीजन और इंडिविजुअल एज ए कस्टमर. वेरी नाइस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या 9 लोक प्रबंध जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करने में विफल रहा है? लोक प्रशासन नागरिक को, एक इंडिविजुअल को एक नागरिक के रूप में और एक अभिग्राही के रूप में डिस्कस करें. जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा इसमें जैसे 9 लोक प्रबंध में ग्राहक समझा गया, लेकिन आपको याद होगा महात्मा गांधी भी एक दफा कहे थे कि जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी लोक सेवक कंफ्यूज है कि वह क्या करे क्या ना करे, कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने आंख बंद करके सोचना चाहिए कि उसका ये कृत्य किस प्रकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सेवा कर सकता है, भला कर सकता है, हित कर सकता है. इसी संदर्भ में उन्होंने आगे बढ़ाया था कि जब कोई व्यक्ति प्रशासन के पास सेवा के लिए आता है तो वह प्रशासक या प्रशासकीय अधिकारी उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति प्रशासन पर उपकार कर रहा है कि वह उसको सेवा का मौका दे रहा है. इसलिए एक प्रशासक को, एक प्रशासनिक व्यवस्था को जनता का, व्यक्ति का ठीक उसी प्रकार सेवा और संतुष्टि देना चाहिए जिस प्रकार एक दुकानदार एक ग्राहक को देता है. देर इज नो कंफ्यूजन. तो यहाँ पर जो 9 लोक प्रबंध है इसमें लोगों को ग्राहक समझने की, अभिग्राही समझने की बात कही गई. क्लियर है? लेकिन यहाँ पर और महात्मा गांधी ने भी विग्राही की थोड़ा सा फर्क हो गया कि ये जो 9 लोक प्रबंध के साथ और भी जो कंसेप्ट है वो बाजारवाद को बढ़ावा दे दिए, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे दिए, कारपोरेट कल्चर को बढ़ावा दे दिए, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे दिए, और जो लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर दिए, सेकेंडरी कर दिए, मतलब पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं किया, सबऑर्डिनेटेड कर दिए. जैसे 9 लोक प्रबंध में चाहे एमपी हो या आप इंडिविजुअल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा दीजिए काम लीजिए, नहीं ना होता है वर्चुअली. आपको पैसा देना, आपको सर्विसेज मिलेगा. लेकिन अब यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति, कोई आम जन है, कोई कमजोर है, कोई धन, अब जैसे बहुत से समाज का कमजोर वर्ग है जिसके पास धन संसाधन नहीं, उसके लिए तो 9 लोक प्रबंध के पास कुछ नहीं है, उसको एड्रेस नहीं कर सकता. लेकिन लोक प्रशासन तो उसको अनदेखा नहीं कर सकता, राज तो उसको अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मूल्यवान नागरिक है और उसके हित को देखना राज का सर्वोपरि कर्तव्य. इसलिए 9 लोक सेवा में नागरिक को क्या रूप में रखा गया है? नागरिक के रूप में लोगों को ट्रीट किया गया है. और 9 लोक प्रबंध में उसको एक अभिग्राही समझा गया है. तो अभिग्राही और नागरिक में फर्क यही हुआ कि अभिग्राही जो है वह मतलब कह सकते हो जो ग्रहण कर रहा, जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी वेदर इम्पावर और नॉन इम्पावर. अगर इम्पावर है तो बट नेचुरल है कि वह मतलब कह सकते हो नागरिक हो सकता है अगर पॉलिटिकल इम्पावर हो तो, और अगर इकोनॉमिक इम्पावर तो कस्टमर हो गया. यानी मोटा मोटी समझिए कि मतलब 9 लोक प्रबंध जो है वह जो है लोकतांत्रिक राजनीति के दिशा में आगे जरूर बढ़ा, लोकतांत्रिक राजनीति को बढ़ाया, समझ रहे हैं, सबके पास अवसर ले गया, सबके पास उसे पहुंचाया भी. लेकिन इसका अप्रोच क्या है? आर्थिक है, ना कि राजनीतिक है. इस कारण क्या हुआ, जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको तो लाभ मिला, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसको लाभ नहीं मिला. और इसी को एड्रेस करने के लिए 9 लोक सेवा उपागम में इसी चीज को करेक्ट करने की कोशिश किया गया है कि आर्थिक, राजनीतिक या जिस रूप में भी व्यक्ति यदि है राज्य का नागरिक तो फिर उसे उस रूप में पर्याप्त सेवा मिलना चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन का, लोक
प्रथम पक्ष हुआ और प्रशासन सेकेंडरी पार्ट पक्ष हुआ। तो इस हिसाब से मतलब व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में समझना और व्यक्ति को एक अभिग्राही के रूप में समझने में फर्क होता है। कि अभिग्राही का मतलब हुआ कि आप उसको मतलब एक मतलब सोच रहे हो कि वो आपको कुछ देने आया है, समझ रहे। नागरिक भी आपको देता है, वो डायरेक्ट नहीं देता है बल्कि वह मतदान के माध्यम से देता है, आपको सत्ता में काबिज करता है, जिससे आप व्यवस्था का हिस्सा मालिक बनते हो, चलाते हो। तो जनार्दन कौन आप हुए कि वो हुआ निश्चित रूप से जनता का। तो जनता जनार्दन जब आप बोलते हो तो इसका मतलब यही होता है कि लोक प्रशासन। अच्छा, आप क्या महसूस करते हो 90 के दशक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 1887 से लेकर अब तक लोकतंत्रीयता बढ़ी है, नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण हुए, और जैसे जैसे नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण होंगे लोकतंत्रीयता बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रशासन का जो मतलब होता है ना पक्ष ज्यादा संवेदनशील, जवाबदेह, ज्यादा उत्तरदायी होते जाएगा, और नागरिक पक्ष क्या होता है और ज्यादा आग्रही, सशक्त और मुखर होता चला जाएगा। और यही आपके तारीख में देख रहे हो। आज के तारीख में जाते हैं ऑफिस में जाकर देखो, पब्लिक बिल्कुल झेलने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक तुरंत रिएक्ट कर देगी, पब्लिक तुरंत गुस्सा हो जाती है, पब्लिक तुरंत अधिकार के बात करने लगती है, तुरंत कॉम्प्लेन की बात करने। क्यों? लोकतंत्रीयता मजबूत हुआ है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक थिंग यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। अधिकार मुद्दे इंपॉर्टेंट हुए। क्लियर? एक क्वेश्चन 2019 में और आया था, globalization has constructed the administrative state to save and serve corporate power structure. Discuss how transnational corporation impact governance and public administration in contemporary era. जैसे एलपीजी को ही लेना, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी को ले लो कि ये जो है वह क्या हुआ, जैसे आज जैसे कहा, जैसे बहुत लोग बोलते भी होंगे कि वर्तमान सरकार अदानी की सरकार है, मोदी की सरकार है, ये ना अंबानी की सरकार है, अदानी की सरकार। उस सब जगह मोटा मोटी एलपीजी के वजह से क्या हुआ है कि आज जो है कारपोरेट संस्कृति बढ़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी का प्रादुर्भाव बढ़ा है। समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों आर्थिक सुधार के लिए, दबाव बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए किस तरह से बहुदेशीय कंपनियों को भारत में अलाउ करने, उन्हें जगह देने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। समझ, तो आप देखते हो कि एलपीजी की वजह से क्या हुआ कि आज राज्य जो है उसका मतलब उसको राज्य के ऊपर एक और एडिशनल जिम्मेवारी आ गई है। राज्य के ऊपर एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि वह निगमित संस्कृति सत्ता स्ट्रक्चर को बचाए, संरक्षित करे और उसकी सेवा भी करे, उन्हें बेहतर लाभ दे। आज जैसे देखो चाइना आज विश्व शक्ति बन गया, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही शक्ति है कि वह एलपीजी का सबसे ज्यादा लाभ उठाया, सबसे ज्यादा एफडीआई उसी कंट्री में आया, सबसे ज्यादा निवेश उसी देश में हुआ, और नतीजा क्या हुआ? रोजगार की संभावनाएं बढ़ते चला गया, व्यवस्था सुधर गया। तो सेम थिंग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड, मतलब राज्य को एक नया जिम्मेवारी, प्रशासनिक राज्य को एक नया जिम्मेवारी दिया कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉर्पोरेट कल्चर को, निगमित व्यवस्था को बल दे, संरक्षण दे। और ये आज इनके इस परिणामता क्या हो रहा है? आज ये हमारे शासन को, हमारे लोक प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से निर्धारित कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? ये एक अनिवार्य बुराई है, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा, क्योंकि लोक प्रशासन कंटेक्चुअल है, लोक प्रशासन इकोलॉजिकल है, इकोलॉजी बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। आज के तारीख में कोई ऐसा कंट्री हो ही नहीं सकता है जो अपने आप को दावा करे कि हम अपने तमाम आवश्यकताओं का अपने दम पर पूरा कर लेंगे। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यवस्था पर निर्भर रहना ही रहना है। तो आप जो दूसरे व्यवस्था पर निर्भर रहोगे, बहुदेशीय, जैसे आप राफेल लो, भारत का थोड़े दूसरे देश से, और बहुत सारे इक्विपमेंट। अब आत्मनिर्भर भारत जो भारत संकल्पना लेके चल रही है, हो सकता है उस पर कुछ विराम लगे, लेकिन मोटा मोटी आप यही समझ लो कि उदारीकरण, वैश्वीकरण ने बहुदेशीय निगमित संस्कृति को, कॉर्पोरेट कल्चर को
देश में जगह दिया, पनाह दिया, संरक्षण दिया, और उसी कारण आज इनका प्रभाव बढ़ रहा है। और ये शासन को और क्या कर रहे हैं, मतलब लोग प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि संसाधन बढ़ा रहे हैं, संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, और माइनस पॉइंट क्या है इनका, ये संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, पर निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। जो पिछले दिनों आपने लॉकडाउन में देखा कि आपकी व्यवस्था कैसे चरमरा कर गिर पड़ी, समझ किस प्रकार लोग बेहाल हो गए एक सप्ताह 10 दिन अर्थव्यवस्था को रोकने से। तो बट नेचुरल है, आप आज के साथ आज विश्व लेवल पर देखो 2 तरह के परिवर्तन हो रहा है, और सब देश अपने अपने व्यवस्था को पुनर्डिफाइन कर रहे हैं, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, पर निर्भरता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। कि आत्मनिर्भर भारत होगा तभी वह क्या होगा कि वैश्विक शक्तियों के साथ, निगमित संस्कृति के साथ बेहतर ढंग से बार्गेन कर पाएगा, अपने हितों को बेहतर ढंग से मैनिपुलेट कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चीज को मानो। ग्लोबलाइजेशन ने बहुदेशीय संस्कृति को, निगमित संस्कृति को जन्म दिया, पनाह दिया, संरक्षण दिया, यह बिल्कुल सत्य है। और इनका आगमन शासन और प्रशासन दोनों को प्रभावित करना शुरू किया, वो भी सत्य है। सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है। आज वैश्विक स्तर पर संक्रमण का क्रम है, और फिर हम रिट्रीट हो रहे हैं, वहां से लौट रहे हैं, और आज किधर जा रहे हैं, फिर संरक्षण की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। क्लियर है? दिस इज द बेसिक पॉइंट। मैं आपको 2 क्वेश्चन आज के तारीख में डिस्कस करने के लिए दे रहा हूँ, जो इस बार यूपीएससी के मेंस में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, नो गैस कैन बी गिवन, कुछ भी नहीं कहा सकता यही आएगा वही आएगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लिखना और मेरे को पोस्ट करना। पहला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का जो अर्थ प्रकृति और विषय क्षेत्र जो होता है, लोक प्रशासन का प्रकृति और विषय क्षेत्र लोगों के जैविक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक घटकों द्वारा निर्धारित प्रभावित होता है। क्लियर है? लोक प्रशासन का प्रकृति और विषय क्षेत्र समझ रहे हैं किसके द्वारा होता है, बताइए। मतलब लोगों के जैविक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक घटकों द्वारा क्या होता है, प्रभावित और निर्धारित प्रभावित होता है। कमेंट करो, 200 वर्ड में से लिखना। मतलब लोग पढ़ने से हम लोग हुए, हम भारत के लोग का डेमोग्राफी, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, कितने मेल है, कितने पुरुष है, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान है। पहला चीज, कितना लोग गांव में रहता है, कितना लोग शहर में रहता है, कितना लोग महानगर में रहता है। परिस्थितियां कैसा, मतलब परिस्थिति है, आपात परिस्थिति के समान परिस्थिति है, वही तय करेगा क्या लोक प्रशासन के प्रकृति को भी और लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को भी। मेरी बात समझ रहे? और जब जेंडर बजट की बात क्यों करने लगे, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। समझ रहे? आज हम लोग कल्चरल फैक्टर जो होता है, कल्चरल जैविक सांस्कृतिक घटक के बारे में, क्योंकि भारत की आत्मा अभी भी गांव में रहती है और गांव पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। आज कोरोना, लॉकडाउन वगैरह किससे निर्धारित हो रहा है, सिचुएशनल वेरिएबल से। तो आज का लोक प्रशासन का प्रकृति और विषय क्षेत्र किससे निर्धारित प्रभावित हो रहा है, हम भारत के लोगों के सांस्कृतिक, जैविक और पारिस्थितिक घटकों द्वारा। एक क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है वह एडमिनिस्ट्रेशन, नो मैटर पब्लिक और प्राइवेट, प्रशासन कि चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इस कंडीशन बाय इट्स सेटअप, यह अपने व्यवस्था से निर्धारित होता है। डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी, कहने का मतलब क्या हुआ कि डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी, 2 तरह का समाज होता है, 2 तरह का देश होता है। डेवलप सोसाइटी होता है और डेवलपिंग सोसाइटी होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी में, समझ रहे ना, डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वह अलग अनुकूलित होगा। यानी कि डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा, अलग अलग स्वरूप से प्रभावित होगा। तो यानी डेवलप कंट्री का प्राइवेट सेक्टर और डेवलपिंग कंट्री का प्राइवेट सेक्टर, डेवलप कंट्री का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपिंग कंट्री का या सोसाइटी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों वहाँ के सोसाइटी से प्रभावित होते हैं।
यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? चाहे प्रशासन प्राइवेट हो या निजी, वहाँ के सेटअप से निर्धारित होता है। अगर वो डेवलप्ड है तो उसी हिसाब से पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा। अगर डेवलपिंग है तो उसी हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट होगा। इस पर भी कमेंट करो। तो दो सवाल मैंने लिखने के लिए कहा है, इस पर लिखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे से पूछ सकते, क्वेश्चन समझे तो फिर से क्वेश्चन आपको पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरे नहीं बोलता हूँ। नेचर इन स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड एंड डायरेक्टेड बाय बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड सिचुएशनल वेरिएबल ऑफ इंडिविजुअल। कमेंट हिंदी में है कि लोक प्रशासन का प्रकृति और विषय क्षेत्र लोगों के जैविक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक घटकों द्वारा निर्धारित प्रभावित होते हैं। टिप्पणी करें। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन है प्रशासन, अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन नो मैटर प्राइवेट और पब्लिक। समझ रहे? एडमिनिस्ट्रेशन नो मैटर पब्लिक और प्राइवेट इज कंडीशन बाय इट्स सेटअप, डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है प्रशासन चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, अपने व्यवस्था से निर्धारित और अनुकूलित होता है, चाहे वह विकसित समाज हो या विकासशील समाज हो। टिप्पणी करें। यानी कहने का मतलब है कि विकसित देश होगा, जब विकसित समाज होगा तो उसका पब्लिक और प्राइवेट अलग होगा, और फिर विकासशील समाज होगा तो उसका भी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप अलग होगा, क्योंकि वहीं से वह निर्धारित प्रभावित होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। इस पर आप वर्कआउट करके लाइएगा। समझ रहे? फिर मैं आप अगले क्लास में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ रहे? और जो लाभ उठाना चाहिए उठा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, नो प्रॉब्लम, थैंक्स।